अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लास में हमने किस तरह से एरिस्टोटल ने फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लीनियर्स, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय हेकल, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कोपलैंड एंड फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटेकर को हमने स्टडी किया था। हमने देखा था कि कैसे विटेकर के क्लासिफिकेशन में जो लास्ट किंगडम फॉर्म हुआ वो था फंजाई। लास्ट क्लास में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ रैप अप किया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही नहीं, अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दे दिया गया है। आइए उसे पढ़ते हैं, समझते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट लेट अस राइट डाउन द हेडिंग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लास्ट क्लास में ही लर्न कर चुके हैं अच्छे से कि ये क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था। किसको याद है? बिल्कुल सही, बाय कार्ल वूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, कार्ल वूज। अब क्या है ये 6th किंगडम? हमें पता है कि इसके पहले 5 किंगडम्स बन चुके थे। कौन कौन से मैं एक बार यहाँ पर लिस्ट करती हूँ। मोनेरा, जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड है, ऑल प्रोकैरियोट्स। देन प्रोटेस्टा, जिसमें सभी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया। देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिनमें यूकैरियोट्स थे और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे, ऑफ कोर्स विद डिफरेंसेस। कार्ल वूज जो थे वो मोनेरा किंगडम को स्टडी कर रहे थे, यानी प्रोकैरियोट्स को स्टडी कर रहे थे। इसमें ऑल प्रोकैरियोट्स आते हैं। जब उन्होंने स्टडी करा तो प्रोकैरियोट्स में आपको प्रीवियस क्लासेस से एक बेसिक आइडिया होगा कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं होता, लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है विच इज राइबोसोम। हमारे यानी यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। हम सेल स्ट्रक्चर चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। और राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं यानी बैक्टीरिया में, वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? 70S टाइप के। हर राइबोसोम 2 सब यूनिट्स का बना होता है। वन इज 50S सब यूनिट जो लार्जर है और एक 30S सब यूनिट। अब इनमें से जो ये सब यूनिट है ये फिर RNA और प्रोटीन्स की बनी होती है। यानी हर राइबोसोम किसका बना होता है? RNA प्लस प्रोटीन्स, तभी इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर कहते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स इनमें होते हैं। कई तरह के RNA होते हैं। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट में अलग अलग टाइप के RNA होते हैं। ये जो स्मॉलर सब यूनिट है इसमें जो RNA होता है वो 16S RNA होता है। और प्रीवियस क्लासेस से आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि अगर कोई भी RNA बनाना है, चाहे mRNA, चाहे rRNA, चाहे tRNA, वो हमेशा किससे बनता है? DNA से। DNA से RNA बनता है और RNA से फिर प्रोटीन बनता है। हर प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होगा जो कोड करेगा, और उसी DNA सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, राइट? DNA से RNA बनता है, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, और RNA से प्रोटीन बनता है, ये ट्रांसलेशन होता है। यानी कि अगर हमें ये 16S RNA बनाना है तभी राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट बनेगी प्रोकैरियोट्स के, और तभी राइबोसोम्स बनेंगे, और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, तो आगे जाकर फिर ये प्रोटीन फॉर्मेशन हो पाएगा। तो चाहे mRNA बनाना हो, चाहे rRNA बनाना हो, चाहे tRNA बनाना हो, जरूर उनके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। और जीन मतलब कोई ना कोई सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का या नाइट्रोजन बेसिस का। तो कार्ल वूज इसी सीक्वेंस को पढ़ रहे थे। किसे स्टडी कर रहे थे वो? 16S RNA का जो जीन था उसकी स्टडी कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि सभी प्रोकैरियोट्स में, सभी बैक्टीरिया में
सेम सीक्वेंस नहीं होता इस 16S rRNA को बनाने के लिए। कुछ बैक्टीरिया में ये अलग सीक्वेंस है और कुछ बैक्टीरिया में अलग सीक्वेंस है, और इस एक सीक्वेंस के डिफरेंस से इतना फर्क पड़ जाता है कि वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, खौलते हुए पानी में, हॉट स्प्रिंग्स में, डीप ओशियंस में, भयंकर ठंड में जहां -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या जहां पे 150-170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहां पर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। और ये उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर कुछ और भी डिफरेंसेस दिखे उन्हें इन दोनों ग्रुप्स में, तो उन्होंने कहा कि भले ही दोनों ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं, बट स्टिल हम उन्हें एक ही किंगडम में, मोनेरा में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इन्हें भी दो अलग अलग किंगडम्स बनाना पड़ेगा। और इस तरह से उन्होंने मोनेरा को 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। वन जिसमें ट्रू बैक्टीरिया है, जिसे यू बैक्टीरिया कहते हैं, जो हम कॉमनली बैक्टीरिया लिखते हैं, और एक जिसमें वो डिफरेंट एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलने वाले पुराने समय से जहां बहुत खौलता हुआ लावा था, भयंकर सर्दी थी, हाई सैलिनिटी थी, जहां पे नॉर्मल बैक्टीरिया इवोल्यूशन के साथ खत्म हो गए, मर गए, यू बैक्टीरिया जो थे, बट वो बैक्टीरिया सरवाइव कर गए, उन्हें कहा आर्की बैक्टीरिया किंगडम। तो इस तरह से अब 6 किंगडम्स बन गए। कौन कौन से? ये 5 तो एज इट इज रहे, और मोनेरा को उन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स पुराना, पुराने समय से। ये उन हाईली एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते थे, इसीलिए एवोल्यूशन के टाइम पर ये मरे नहीं, खत्म नहीं हुए, आज भी हैं, जहां पर नॉर्मल बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। आइए अब हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो ही डिवाइडेड, बताइए कौन से किंगडम को उन्होंने डिवाइड किया स्टूडेंट्स? मोनेरा। ही डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू, किस में डिवाइड किया? चलो लिख लेते हैं, किंगडम मोनेरा इनटू आर्की बैक्टीरिया किंगडम एंड यू मीन्स EU मीन्स ट्रू, जो कॉमन बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया। ये 2 किंगडम्स उन्होंने फॉर्म किए इनटू फॉलोइंग 2 किंगडम्स, ऐसा लिख देते हैं 2 किंगडम्स। और इसका बेसिस क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस क्या है स्टूडेंट्स? 16S rRNA को बनाने वाले जीन के सीक्वेंस की स्टडी की थी। सो स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ, रटने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस ऑफ, किसका सीक्वेंस? 16S rRNA जीन। rRNA की स्टडी नहीं की थी, उसके जीन के सीक्वेंस की स्टडी की थी। उसका जो DNA है जो उसे बना रहा है, उसमें क्या सीक्वेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये भी बोल सकते हो जेनेटिक एनालिसिस किया था इस जीन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक बात और कही थी, कार्ल वूज ने ये कहा था कि हम सभी ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ को 3 डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आर्की डोमेन जिसमें आर्की बैक्टीरिया आते हैं, एक बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया जिसको हम यू बैक्टीरिया डोमेन कहते हैं, और एक जो लास्ट उन्होंने कहा था जो यूकैरिया है। यूकैरिया मीन्स जिसमें यूकैरियोट्स आएंगे, यानी कि बचे हुए ये सारे किंगडम्स, राइट। तो 6 किंगडम्स अब आपको समझ में आ गए कौन कौन से हो गए, बताइए। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। नाउ सेकेंड पॉइंट, ही कंसिडर्ड, या ऐसा लिखते हैं, he gave 3 domains of life, 3 domains of life, very very important। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डोमेन्स ऑफ लाइफ किन्होंने दिए थे, कौन से 3 डोमेन्स है और उन डोमेन्स में कौन कौन से किंगडम आते हैं। सो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। पहला डोमेन है आर्की डोमेन, ये डोमेन का नाम है आर्की, और इसमें क्या आता है, कौन सा किंगडम आता है, आर्की बैक्टीरिया। इंक्लूड्स
आर्की बैक्टीरिया किंगडम। नाउ सेकेंड, जिसमें ट्रू बैक्टीरिया आएंगे, यानी बैक्टीरिया, आर्की देन बैक्टीरिया, और थर्ड होगा यूकैरिया। यूकैरिया जिसमें सारे यूकैरियोटिक किंगडम्स आ जाएंगे। क्या क्या आएगा इसमें? प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और बैक्टीरिया में क्या आएगा? बैक्टीरिया डोमेन में इसमें आएगा यू बैक्टीरिया। ये किंगडम्स के नाम है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, डोमेन के नाम और किंगडम के नाम। एक बार इसको नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, यहां पे बैक्टीरिया ही है, ध्यान दीजिए। डोमेन्स के नाम क्या है? आर्की, बैक्टीरिया, यूकैरिया, ये 3 डोमेन्स हैं। इन डोमेन में किंगडम कौन कौन से आते हैं? आर्की डोमेन में आर्की बैक्टीरिया किंगडम, बैक्टीरिया डोमेन में यू बैक्टीरिया किंगडम, और यूकैरिया डोमेन में सारे यूकैरियोटिक किंगडम, यानी कि वो 4, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सो कुल मिलाकर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ includes 6 kingdoms, right? very important क्वेश्चन आता है। डोमेन्स ऑफ लाइफ किन्होंने दिए थे? कार्ल वूज ने। कौन से 3 डोमेन्स हैं उनके नाम आते हैं। और उन्होंने ये बिलीव किया था स्टूडेंट्स कि चाहे वो हाईली इवॉल्व्ड एनिमल्स हो और चाहे वो सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया हो, ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इन सभी का जो पूर्वज है, जो एंसेस्टर है, वो कॉमन है, और उन्होंने उसे नाम दिया था प्रोजीनोट। आइए लिखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स राइट हियर, he means Carl Woos believed all domains या all kingdoms, एक ही बात है, all domains to have evolved from a common ancestor। very important क्वेश्चन आता है, कौन सा है वो common ancestor? क्या नाम दिया गया था उसे? known as प्रोजीनोट। प्रोजीनोट, प्रो का मतलब ही होता है, प्रो मीन्स पहला, पुराना। सो वो एंसेस्टर है, पूर्वज है, इसीलिए प्रो। और जीनोम, जीन, जेनेसिस, फॉर्मेशन, इसी से फॉर्मेशन हुआ है। सो प्रोजीनोट, ये कॉमन एंसेस्टर उन्होंने बिलीव किया था, जिससे सभी डोमेन्स या कहें हम सारे 6 किंगडम्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अराइज करते हैं। So please note this. With this we complete 6 kingdoms of classification. अब हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन सभी किंगडम्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा से। प्लीज नोट दिस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा से। सबसे पहले हमें हर किंगडम के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ना है, और फिर उसमें कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी स्टडी हम करेंगे, उनका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स वो हमें देते हैं, एक्सेट्रा। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हम मोनेरा पढ़ेंगे, और मोनेरा में हम आर्की बैक्टीरिया को अलग से पढ़ेंगे और ट्रू बैक्टीरिया अलग से पढ़ेंगे। उनकी क्या डिफरेंसेस हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। ना पहले हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, बड़ा आसान है। क्या आता है मोनेरा में? सभी बैक्टीरिया, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो चाहे वो ट्रू बैक्टीरिया हो, सभी बैक्टीरिया। और ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक है तो हमेशा किसका बने? बताइए कितने सेल्स के बने होंगे? सिंगल सेल के, यूनिसेल्युलर सेल्स, मतलब ये यूनिसेल्युलर है। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कि बैक्टीरिया कहाँ हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो आप क्या कहेंगे? मैम इससे अच्छा तो आप ये पूछ लो कि बैक्टीरिया कहाँ नहीं मिलते, क्योंकि बैक्टीरिया सब जगह मिलते हैं। हवा में बैक्टीरिया है, हम पढ़ते हैं ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो जाता है, निमोनिया डिजीज, न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सब क्या है? बैक्टीरिया है। पानी में बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा हैजा हो जाता है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से हो जाता है, ये सब क्या है? बैक्टीरिया है। सो बैक्टीरिया एयर में मिलता है, वाटर में मिलता है, मिट्टी में, सॉइल में, ना जाने कितने बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा
जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हॉट स्प्रिंग्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट में चले जाओ आप, डेजर्ट्स में चले जाइए, रेगिस्तान जहां पानी की भयंकर कमी है, या आप स्नो बर्फीले इलाके में चले जाइए, एक्सट्रीम डीप ओशन, समंदर के नीचे चले जाइए जहां शायद ही कोई लाइफ फॉर्म प्रेजेंट हो, शायद ही कोई प्लांट, एनिमल, फंगस या प्रोटिस्टा मिले, बट आपको क्या मिल जाएगा? कोई ना कोई प्रोकैरियोट, कोई ना कोई मोनेरन जरूर मिल जाएगा। सो दे आर एवरीवेयर। और जो सब जगह होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन जैसे कहते हैं ना सिडनी, न्यूयॉर्क, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, मतलब ऐसी सिटीज जहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग हैं। सो ऐसे ही बैक्टीरिया सब जगह है, यानी कॉस्मोपॉलिटन है। आइए इतना लिखते हैं, फिर इसकी और आगे बात करते जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है, हम जानते हैं किंगडम मोनेरा को कोपलैंड ने सबसे पहले फाउंड आउट किया था और उन्होंने इसे माइकोटा नाम दिया था। डोहर्टी एंड एलन ने इसका नाम चेंज करके मोनेरा रखा था। तो वो इंफॉर्मेशन मैं नहीं लिख रही हूं। सो इट इंक्लूड्स, क्या आएगा इसमें? ऑल प्रोकैरियोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल प्रोकैरियोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोटिक एंड ऑलवेज यूनिसेल्यूलर। एक ही सेल का एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, उस एक सेल से ही वो अपनी पूरी जिंदगी, सारे लाइफ प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन सब कुछ कर लेगा। हम देखेंगे कैसे। नाउ फाउंड, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूं स्टूडेंट्स, दे आर फाउंड एवरीवेयर, लाइक सॉइल, एयर, वाटर, इन extreme habitats, extreme habitats like hot springs, जहां शायद ही कोई लाइफ फॉर्म सरवाइव कर पाए, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियंस, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? दे आर कॉस्मोपॉलिटन in nature, they are cosmopolitan everywhere, extreme habitats में and found everywhere in all types of habitats. Now हमें पता है कि अगर हम सभी किंगडम्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म सबसे सिंपल है, इनमें तो अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक नहीं बनी है, सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं बने हैं, दे आर सिंपलेस्ट, दे आर स्मॉलेस्ट और सबसे ज्यादा नंबर में है। इतने इस छोटे से रूम में ही इतने बैक्टीरिया जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। सो सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा नंबर में अगर हम अर्थ पे देखें तो यही है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले अगर प्रोजिनोट इनका एंसेस्टर है तो सबसे पहले कौन सा किंगडम आएगा? जो सबसे सिंपल है, यानी मोनेरा। फिर उसमें एवोल्यूशन, विकास हुआ होगा तो उससे बने होंगे प्रोटिस्टा, फिर उससे बने फंजाई, प्लांट, एनिमल्स। यानी कि बेसिकली सबसे पहले अर्थ पे कौन सा लाइफ फॉर्म आया होगा स्टूडेंट्स? यही बैक्टीरिया। हम 12th क्लास में इवोल्यूशन में पढ़ेंगे भी, सबसे पहले बैक्टीरिया ही इवॉल्व हुए थे। सो हम ये भी लिख सकते हैं, दे आर फर्स्ट inhabitants of earth, अर्थ के सबसे पहले रहने वाले यही हैं और आज तक हैं। सोल मेंबर, अकेले मेंबर कौन है इसका? बैक्टीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स, सोल मेंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बैक्टीरिया प्लूरल है, सिंगुलर बैक्टीरियम होता है, तो कभी भी बैक्टीरियाज नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ बैक्टीरिया सोल मेंबर्स हैं, तो हम इसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, ट्रू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। और ट्रू बैक्टीरिया में ना स्टूडेंट्स कुछ ग्रुप्स हैं, ट्रू बैक्टीरिया के ही ग्रुप्स हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा सा चेंज है ट्रू बैक्टीरिया से। इतना चेंज नहीं है कि हम अलग किंगडम बना दें आर्की बैक्टीरिया की तरह, बट थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो इसीलिए मैं उन सभी ग्रुप्स के नाम लिख रही हूँ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इट इंक्लूड्स नंबर 1 यू बैक्टीरिया, यानी ट्रू बैक्टीरिया, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे।
ऑफ कोर्स आर्की बैक्टीरिया, इसे भी हम समझेंगे, पढ़ेंगे। ट्रू बैक्टीरिया के ही कुछ मॉडिफाइड ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप जानते ही हो साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में है हमारे कोर्स में। देन माइकोप्लाज्मा, याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसे भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रू बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि रिकेट्शिया, देन एक्टिनोमाइसिटीज, देन क्लमाइडिया, बैक्टीरिया ही है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बैक्टीरिया ही है, ट्रू बैक्टीरिया के ही कुछ ग्रुप्स हैं। ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आइए अब हम देखते हैं एक बेसिक जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया और फिर हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी नाउ, आपको पता है ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो अगर ये प्रोकैरियोट्स हैं, मैं यहां लिखती हूं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ, या स्ट्रक्चर नहीं, हम लिख सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोकैरियोट से मतलब क्या होता है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, हाँ सेल वॉल होगी इनमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इनमें, पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होंगे, यानी राइबोसोम होगा। तो आइए हम उन्हीं पॉइंट्स को पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले या एक काम करते हैं अपन, मैं डायग्राम के साथ उसको लिखवाती हूं तो आपको अच्छे से रिलेट होगा, जस्ट वेट। आइए स्टूडेंट्स, हम अब इसको डायग्राम के फॉर्म में स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, और वो ये है कि उनका न्यूट्रिशन कैसा होगा। न्यूट्रिशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इनका बहुत डाइवर्सिफाइड न्यूट्रिशन है, यानी कि ये अपना, कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, यानी ऑर्गेनिक मैटर, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल खुद। और ज्यादातर बैक्टीरिया जो है, प्लीज ध्यान दीजिए, ज्यादातर वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, हमारी तरह, यानी हेटेरोट्रॉफिक। सो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, सो दे मे बी ऑटोट्रॉफिक, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं लिख रही हूं। They can synthesize organic material from inorganic material। इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अगर वो एनर्जी सनलाइट है तो हम उन बैक्टीरिया को कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक, और अगर वो केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। नाउ सेकेंड, जो मैक्सिमम होते हैं वो हैं heterotrophic bacteria। They cannot synthesize their own food, they are dependent on others। ये कैसे कैसे हो सकते हैं, अगर ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं, उससे नरिशमेंट ड्रॉ करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। दे मे बी पैरासिटिक। अगर वो डेड, या चलो सेकंड, अगर वो होस्ट की बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं, उससे नरिशमेंट ड्रॉ करते हैं और उसे फायदा पहुंचाते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिम्बायोटिक। इनकी डेफिनेशन मैं एनिमल किंगडम में लिखवाऊंगी, अभी मैं इतना सा लिख देती हूँ। हार्म होस्ट, ये बुरे वाले गेस्ट है स्टूडेंट्स, ऐसे मेहमान जो आपके घर में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चोरी भी करके ले जाते हैं। ये बेनिफिट करेंगे होस्ट को। ऐसे मेहमान जो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जाते जाते गिफ्ट देके जाते हैं, हेल्प भी करवाते हैं। बट अगर ये डेड एंड डीकेइंग, मरे सड़े गले ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं, मैटर पे फीड करते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। मैं लिख देती हूं, फीड्स ऑन डेड, मरा हुआ, रॉटन, सड़ता हुआ, डीकेइंग मैटर। तो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, पहला क्वेश्चन आता है ये। दिस इज मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
और इसमें भी सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कौन से वाले मिलते हैं स्टूडेंट? सबसे ज्यादा ये है सैप्रोफाइटिक। दिस इज द मेन मोड। अगर ये बैक्टीरिया नहीं हो तो अर्थ एक गार्बेज बिन बन जाएगा, डस्टबिन बन जाएगा। सब सड़ा गला जितने भी जानवर वगैरह, प्लांट्स, जो भी कुछ पत्तियां गिर रही हैं, डेड डीकेइंग मैटर है, उस पर ये फीड करके और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेनिफिशियल यूज है इनका। तो ऑटो और हेट्रो में से सबसे ज्यादा हेट्रोट्रॉफिक है, और हेट्रो में भी कौन से मेन है? सैप्रोफिटिक है। नाउ इनके रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम लिख लेते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर पे आएंगे। देखिए रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हम डिटेल्स पढ़ेंगे 12th क्लास में। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पर वो ट्रू सेक्सुअल नहीं है, गैमीट्स नहीं बनेंगे। मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रिमिटिव टाइप का, अनट्रू टाइप का हल्का सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट ट्रू सेक्सुअल नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एसेक्सुअल। और यहां मैं लिख देती हूं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। कैसे होता है, इन दोनों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया जो है इसकी 3 लेयर्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, और सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। तो मैं सबसे पहले सबसे बाहर वाली लेयर को बना रही हूं स्टूडेंट्स। इस डायग्राम को हम सेल स्ट्रक्चर में भी बनाएंगे लाइक दिस। ये जो सबसे बाहर की लेयर है, मोटी सी बनानी चाहिए, मैंने थोड़ी पतली बनाई है। दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे ये है सेल वॉल, जो हमने पढ़ी थी ना लास्ट क्लास में, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होगी, राइट? सो मैं इसे लेबल करती हूं, दिस इज सेल वॉल। और इसके इनर साइड पे अंदर दिस, ये क्या स्ट्रक्चर्स है अभी समझ आ जाएगा आपको। This is plasma membrane, right? So this is plasma membrane. या आप सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा लेमा बोलिए, एक ही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो तीनों लेयर्स हैं स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं एनवेलप। सिंगल एनवेलप है ये। इन तीनों लेयर्स का कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, इनका फंक्शन डिफरेंट है, बट ये तीनों मिलकर इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेंगी, यानी सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाएगी। इसे सेल एनवेलप कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पर लिखती हूं सेल एनवेलप। दे आर सराउंडेड, बैक्टीरिया इज सराउंडेड बाय सेल एनवेलप। और सेल एनवेलप में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? मैं यहां लेबल कर देती हूं 1 2 3, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन तीनों का क्या है? अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कॉम्पोजिशन है, यानी डिस्टिंक्ट, खुद का अपना अपना फंक्शन है, बट दे एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया के अंदर कोई भी और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो ये पूरा एरिया क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या मिलेगा? इसका डीएनए, और न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इकलौती मेम्ब्रेन है इसके अंदर। तो सपोज मुझे डीएनए बनाना है, इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है कुछ इस तरह से, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, नेकेड पड़ा हुआ है। चलिए आइए अब हम इनके बारे में एक एक करके थोड़ा सा बेसिक्स लिखना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले लेट अस राइट डाउन अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स। मैं इसे एक बार रब कर देती हूं। सो लेट्स नोट डाउन अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स।
ग्लाइकोकैलिक्स। अगर कोई पूछे कि सेल एनवेलप का आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म्स में हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया में ये पतली होती है, थिन, और लूज होती है, ढीली सी। सिर्फ किसकी बनी होती है ये? पॉलीसेकेराइड्स की, सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीसेकेराइड्स की, मेड ऑफ, ऐसा लिख देती हूँ, मेड ऑफ। और कुछ में ये मोटी होती है, कुछ बैक्टीरिया में वेरी थिक और एकदम टफ रिजिड होती है। और क्यों होती है ऐसी? क्योंकि उसमें पॉलीसेकेराइड्स के अलावा अमाइनो एसिड्स भी मिलते हैं, या अमाइनो एसिड्स का ग्रुप यानी पॉलीपेप्टाइड्स भी मिलते हैं, प्लस पॉलीपेप्टाइड्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं अमाइनो एसिड्स। अगर इस तरह की ग्लाइकोकैलिक्स मिलती है तो उसे कहते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, स्लाइमी लेयर। सो व्हाट इज स्लाइमी लेयर? ऐसा ग्लाइकोकैलिक्स जो थिन है, लूज है, स्लाइमी है, चिपचिपा है और सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स का बना है। लेकिन अगर वो टफ है, थिक है, प्लस उसमें अमाइनो एसिड्स भी हैं, तो उसे ही कहते हैं कैप्सूल। आपने सुना होगा ना, कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, मतलब उनमें इस तरह का ग्लाइकोकैलिक्स है। क्या काम है ग्लाइकोकैलिक्स का? कौन बना रहा है ये ग्लाइकोकैलिक्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। सो ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन होता है स्टूडेंट्स कि WBC से ये प्रोटेक्शन देती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और प्लस बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनाने में हेल्प करती है, यानी बैक्टीरिया को, एक एक बैक्टीरिया नहीं, आपस में चिपकने में हेल्प करती है। सो कोई भी ग्लाइकोकैलिक्स की कोई भी टाइप की लेयर है, उसका क्या काम है? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, तभी तो प्रोटेक्टिव कहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट WBCs, वरना हमारे WBC तो खा जाएंगे ढूंढ के। एंड हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन, चिपकने में, कॉलोनी फॉर्मेशन। इसीलिए स्टूडेंट्स जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं वो हमारी बॉडी में ज्यादा टिक पाते हैं, क्योंकि हमारे जो WBCs हैं, सोल्जर्स हैं, फाइटर्स हैं, वो उन्हें जो है उसके अगेंस्ट बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन मिल जाता है और वो उन्हें खा नहीं पाते, क्योंकि कैप्सूल की मोटी, थिक, रिजिड लेयर होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, फंगस में काइटिन की बनी है, प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी है, यहाँ नहीं। यहाँ किसकी बनी है स्टूडेंट्स? पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके नीचे है? ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे है। किसके ऊपर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है। सो मेड अप ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टाइडोग्लाइकन्स, एक टाइप का म्यूरिन, म्यूरिन पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या मतलब है इसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्की बैक्टीरिया, हम ये ट्रू बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट सेल वॉल कॉम्पोजिशन होगा और माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। सो लेट मी राइट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है? क्वेश्चन आएगा, बैक्टीरिया या मोनेरन या प्रोकैरियोट इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट? आंसर इज माइकोप्लाज्मा, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो अब पेप्टाइडोग्लाइकन का क्या मतलब है? देखो बड़ा आसान है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पेप्टाइड, पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, इससे रिलेटेड, और ग्लाइकन मीन्स ग्लूकोज, पॉलीसेकेराइड, शुगर, उससे रिलेटेड, राइट? सो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, पेप्टाइड और दूसरा ग्लाइकन। ग्लाइकन क्या है? शुगर्स, थोड़ी सी मॉडिफाइड शुगर्स हैं। 2 मेन शुगर्स होती हैं, हम पढ़ेंगे आगे। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसे हम नाम कहते हैं, लेट मी राइट हियर, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और एक होता है नाग, सांप, स्नेक नहीं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन,
NAGNAM, इसकी ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स होती हैं और उन्हें जोड़ते हैं ये पेप्टाइड्स यानी कि अमाइनो एसिड्स, ये जोड़ के रखते हैं। हम पढ़ेंगे स्टेनिंग के बेसिस पे दो तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। दोनों की सेल वॉल के स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, जिस कारण से एक टाइप के बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव ज्यादा डिजीज कॉजिंग होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। कैसे क्या वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, बट इतना समझ में आया कि सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी है, म्यूरिन पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल का क्या काम है स्टूडेंट्स, ये टफ है, रिजिड है, ताकि एक शेप प्रोवाइड करे बैक्टीरिया को, एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करे, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ दे, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंट रिजिड स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहां और लिखना था कि कैप्सूल किस में ज्यादा मिलता है, ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में। देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ग्राम नेगेटिव वाले ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा पैथोजेनिक हैं, तो कौन से में कैप्सूल मिलेगा बताइए, ग्राम नेगेटिव में। जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उनमें कैप्सूल मिलना चाहिए ताकि हमारे WBCs उन्हें पकड़ नहीं पाए, खा नहीं पाए, वो सरवाइव कर जाए, तभी तो डिजीज करेंगे। तो मैं यहाँ एक पॉइंट और लिखती हूँ कैप्सूल में, मोर कॉमन इन ग्राम नेगेटिव, और इसको रटने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, तो उनमें टफ रिजिड ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको नोट करिए, फिर हम थर्ड कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थोड़ी सी बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल यूकैरियोटिक यानी हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, और हम सेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, बट आई एम श्योर आपने प्रीवियस क्लासेस से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है स्टूडेंट्स, लिपिड की बाइलेयर होती है ना, ऐसी देखो लिपिड की बाइलेयर, ये वन लेयर, ये सेकेंड लेयर, और बीच बीच में क्या मिलते हैं, इस तरह से, ध्यान है ना आपको, इस तरह से प्रोटीन्स, यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी है, यानी लाइपोप्रोटीनेशियस होती है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। क्वेश्चन भी आता है कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारी यूकैरियोटिक सेल की तरह है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखती हूँ, सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सिमिलर है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ किसकी बनी है, लाइपोप्रोटीन की, लाइपोप्रोटीनेशियस, यानी कि लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन्स, इसमें कुछ अलग सा नहीं है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड प्लस प्रोटीन्स की बनी है। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ फोल्डिंग्स हैं, आइए यहां पर देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने कुछ फोल्ड्स बनाए हैं, ये किसके फोल्ड्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं, और सेल के अंदर की तरफ है, मैंने बाहर की तरफ नहीं बनाए। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ भी बनाती हूं, ये देखिए, ये बाहर की तरफ भी मैं कुछ आउटग्रोथ बना रही हूं। ये बना दिया, ये बाहर की तरफ बनाया है, बट ये फोल्डिंग अंदर की तरफ है। इन फोल्डिंग्स, इन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आइए यहां लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड मीसोसोम, मीसोसोम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या कॉन्ड्रियोइड, आइए लिखते हैं यहां पे। सो फोर्थ स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करेंगे, दिस इज, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम वही है, फ्लूइडिटी, सेमी फ्लूइडिटी देना, ट्रांसपोर्ट करवाना सब्सटेंसेस का अक्रॉस द सेल, सेम फंक्शन है जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीसोसोम्स और कॉन्ड्रियोइड, दोनों नाम आने चाहिए। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स, लेट मी राइट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए यहां पे मैंने दो तरह की बनाई है, एक ये सेंटर में है,
जिससे ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल जुड़ा हुआ है, और एक ये साइड्स में बनाई हुई है। जो सेंटर में है उसे सेंट्रल मीसोसोम कहते हैं, जो साइड्स में है उसे लेटरल या पेरिफेरल मीसोसोम्स कहते हैं। सो मीसोसोम्स दो तरह के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, बेसिस है इसका लोकेशन, और लोकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, हम देखेंगे। सेंट्रल मीसोसोम और दूसरा हो गया लेटरल या पेरिफेरल मीसोसोम्स। देखिए सेंट्रल वाले के साथ क्या जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोइड, मतलब जेनेटिक मटेरियल, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, थोड़ी देर में हम लिखेंगे। सो मैं यहां क्या लिख सकती हूं, दिस इज एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियोइड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेनेटिक मटेरियल से, डीएनए से कौन जुड़ा हुआ है, यही सेंट्रल वाला मीसोसोम। तो ये क्या करेगा भाई, देखिए जब सेल को डिवाइड करना है, जब बैक्टीरिया को डिवाइड करना है यानी रिप्रोड्यूस करना है, तो उसे अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करना पड़ेगा, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। देखो अगर मेरे पास एक पेज है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मेरे दो स्टूडेंट्स हैं और मैं चाहती हूँ उन दोनों को मैं पूरी पेज की इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मैं कैसे दूंगी? ऐसे थोड़ी ना उस पेज को आधा फाड़ के इधर दे दूं और इधर दे दूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी जेरोक्स करानी पड़ेगी, कॉपी करानी पड़ेगी, तो मैं उन दोनों को पूरी कॉपी दे सकती हूँ। तो वैसे ही डीएनए डबल होगा और डबल होके वो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट में चला जाएगा। तो ये क्योंकि न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल से जुड़ा हुआ है, तो ये हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, यानी कि सेल डिवीजन में। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इजी टू रिमेंबर अगर हम कंसेप्ट समझ लें। सो दिस हैज रोल इन या हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कैसे है वो समझ आ गया, क्योंकि डीएनए की डबलिंग में हेल्प कर रहा है, एंड सेल डिवीजन। तो ये मीसोसोम का पहला फंक्शन हो गया। लेटरल वाला क्या करता है समझना। देखो हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको प्रीवियस क्लासेस से भी आइडिया है कि जब भी हमें एटीपी बनानी है हमारे सेल के अंदर, तो रेस्पिरेशन होता है सेल का, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं, ठीक है? मैं यहाँ लिखती हूँ, ग्लाइकोलिसिस, याद आ रहा है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, फिर क्रेब्स साइकिल, और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट? अब हमारे सेल, हमारे मतलब एनिमल के, प्लांट्स के, हमारे में क्या होता है, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ होता है स्टूडेंट्स बताइए? साइटोप्लाज्म में। फिर क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के भी कहाँ? मैट्रिक्स में, याद है, जेली लाइक पार्ट जो है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ था? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है? अब बैक्टीरिया में क्या होगा समझना, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस इसमें भी कहां होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर, सेम साइटोप्लाज्म। अब देखो इनमें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ही नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, तो फिर ये स्टेप्स कहां हो? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन तो होता है, हमें पता है कई बैक्टीरिया में होता है, तो जो मैट्रिक्स के अंदर होना है माइटोकॉन्ड्रिया के, क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स, वो यहाँ साइटोप्लाज्म में ही हो जाते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज याद है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम याद है, वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो यहाँ पर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई और मेम्ब्रेन नहीं है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये एंजाइम्स होते हैं। और कहाँ होते हैं? यही जो इनफोल्डिंग्स है लेटरली, पेरिफेरली, जिन्हें हम लेटरल या पेरिफेरल मीसोसोम्स बोलते हैं, वहां पर। तो ये कहाँ होता है? मीसोसोम्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली लेटरल वाले में, राइट? तो अब मैं यहां पर लिखती हूं associated with respiratory enzymes like succinic dehydrogenase, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, वो सभी एंजाइम्स जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पढ़े थे हमने, जो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम है वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में मिलेंगे।
इनका सेल वॉल के सिक्रीशन में भी रोल होता है, क्योंकि सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स दोनों को ही कौन बनाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाएगी। सो रोल इन सेल वॉल सिक्रीशन। अब देखो, आप देखिए, अगर इस पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, यानी कहीं ना कहीं ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर रहा है। बस यही क्वेश्चन आता है कि ये फंक्शनली यूकैरियोटिक सेल के किस ऑर्गेनेल की तरह है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, यानी एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं लिखती हूं एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब होता है फंक्शन सेम होना, ओरिजिन अलग अलग है, फंक्शन सेम है। फंक्शनली सिमिलर, ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक तो पूछते हैं किसके एनालॉगस है, कोई 4 ऑर्गेनेल्स दे देंगे। दूसरा पूछते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है, होमोलोगस है। तो क्या है? एनालॉगस, मतलब फंक्शनली सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इस पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, यहां पे रेस्पिरेशन होगा। साइटोप्लाज्म तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। तो अब आपसे कोई जनरल पूछे कि बताओ मीसोसोम के क्या फंक्शंस हैं? रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, सेल वॉल सिक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड हेंस सेल डिवीजन, राइट? यहां पर एक चीज आपने नोटिस की, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, एक ही मेम्ब्रेन है पूरे बैक्टीरियल सेल में। देखिए ये लेयर्स हैं, बट इनको मेम्ब्रेन नहीं मानेंगे। मेम्ब्रेन मतलब वो लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर प्रोटीन। एक ही मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। एनवेलप तो ये पूरा है, सिंगल एनवेलप है जिसमें 3 लेयर्स हैं, लेकिन मेम्ब्रेन सिर्फ एक है। अब मैं यहां पर उस पॉइंट को लिख रही हूं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लिख सकते हैं इट इज दी ओनली मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया में क्या मिलता है स्टूडेंट्स? एक ही मेम्ब्रेन मिलेगी, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। कोई और मेम्ब्रेन है ही नहीं, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना कोई ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन है, कोई नहीं, सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लीज नोट दिस। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मीसोसोम है, आइए एक पॉइंट लिख लेते हैं। दे वर डिस्कवर्ड बाय एफ जेम्स। इन्होंने इसे डिस्कवर किया था ना। और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो बैक्टीरिया में नहीं होते, किसी भी प्रोकैरियोट में नहीं होते। हम तो यहाँ ट्रू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, इवन आर्की बैक्टीरिया में भी नहीं होंगे। सो लेट मी राइट 5th पॉइंट हेयर। 1 सेकेंड। अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ्स नहीं पढ़ी है, सिर्फ इन फोल्डिंग पढ़ी है, इन ग्रोथ पढ़ी है। तो मैं 5th पॉइंट लिखती हूं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कौन सी होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स? डबल मेम्ब्रेन किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। सिंगल मेम्ब्रेन किसमें होती है? गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, सब एब्सेंट हैं, दे आर एब्सेंट। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किससे अटैच्ड हैं? मीसोसोम्स, या अगर मुझे मीसोसोम नहीं कहना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है विच इज राइबोसोम्स प्रेजेंट। और किस टाइप के हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 70S टाइप के, 70S टाइप, जिसकी 2 सब यूनिट्स होंगी 50S और 30S। ये प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? आइए यहां देखते हैं। प्लीज सी हेयर, इसी साइटोप्लाज्म में ये रहे, ये राइबोसोम्स बना देती हूं, राइट? सो दिस इज राइबोसोम। और राइबोसोम कैसा है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 70S। यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है? 80S। बट यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है? 70S टाइप का। और ये क्या है? एक वर्ड में लिखना है तो ये प्रोटीन फैक्ट्री है, यहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। वो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं 12th क्लास में, प्रोटीन फैक्ट्री। नाउ नेक्स्ट, यहां पे कोई साइक्लोसिस नहीं होता। क्या होता है साइक्लोसिस? साइक्लोसिस इज एब्सेंट। देखिए, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, ये साइटोप्लाज्म है। तो
साइटोप्लाज्म ना इसे मूव करता रहता है, इसे इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को एक स्ट्रीम की तरह बहता रहता है, इसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है। सो साइक्लोसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, या कहें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है स्टूडेंट्स? डीएनए ही है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। हमारा कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड लेकिन लीनियर। ऐसा होता है ना, हम हमेशा डायग्राम ऐसा बनाते हैं इस तरह से, लीनियर। इसका सर्कुलर है, सर्कुलर मतलब यहां से शुरू और यहां पे खत्म, खुला हुआ नहीं है, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, और वो उसमें आरएनए के साथ है अटैच्ड, आरएनए भी है, प्रोटीन्स भी हैं, पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है स्टूडेंट्स। और उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। हमारे में क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल है सपोज पूरा, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर फिर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और न्यूक्लियोलस भी होता है। इनमें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोलस है, ना हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जुड़कर ही क्रोमोसोम बनाते हैं, यानी इनमें ट्रू क्रोमोसोम्स भी नहीं मिलते हैं। और ये कहाँ है? ये साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं लाइंग नेकेड इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसे कपड़े नहीं पहनाए हैं। कौन सा कपड़ा है? क्या है इसकी कवरिंग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो इसमें नहीं है। सो जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंडेड, very very important, circular naked DNA, clear? naked DNA। अब मैं यहां लिखती हूं और पॉइंट्स इसी में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन्स, ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट, ये सब कुछ इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, साथ में आरएनए एंड प्रोटीन्स हैं, बट वो हिस्टोन नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और इस तरह के सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड नेकेड जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? नाउ लेट मी राइट, दिस इज नोन एज, बहुत प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, एक्चुअली न्यूक्लियस है ही नहीं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम क्या कहते हैं इसे? इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड। अभी बताया था ना आपको, ये सेंट्रल मीसोसोम से कौन सा स्ट्रक्चर जुड़ता है? न्यूक्लियोइड। अब आप जानते हो न्यूक्लियोइड मतलब यही डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, न्यूक्लियोइड। इसी का एक और नाम है स्टूडेंट्स, इसे जीनोफोर भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम नहीं बना है, ट्रू क्रोमोसोम नहीं है। क्रोमोसोम का मतलब होता है जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता है, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर वर्ड पे क्वेश्चन आते हैं। आइए हम इसे लेबल कर देते हैं। सो दिस इज, कोई भी एक नाम लिख लेते हैं, मैं यहाँ जीनोफोर लिख देती हूँ। आप इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, न्यूक्लियोइड भी लिख सकते हो, प्रोक्रोमोसोम भी लिख सकते हो, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियोलस, विदाउट एनी ट्रू क्रोमोसोम, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहां पर स्टूडेंट्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस डीएनए जो मेन डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मतलब यही बैक्टीरिया की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला है, उसके रिप्रोडक्शन को, न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन को, सब ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन को, सबको यही कंट्रोलर है, डायरेक्टर है। पर एक और डीएनए होता है, यहां देखिएगा, ये यहां बना रही हूं मैं, या इधर बना देती हूं, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। इसके भी चारों तरफ कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस इसमें भी नहीं है। मैं इसको डिफरेंट कलर से बना देती हूँ, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड दिखाने के लिए ये बना दिया। साइज में छोटा है, साइज में छोटा है मतलब इसमें बेसिस कम होंगी, नाइट्रोजन बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स कम होंगी, हम कहें जीन्स कम होंगे,
राइट। और ये बैक्टीरिया के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप इसको बैक्टीरिया से निकाल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल लाइफ नॉर्मल एक्टिविटीज करेगा। इसको निकाल दोगे बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाएगा। कंट्रोलर है, डायरेक्टर है, सारे जीन सब प्रोटीन्स बनाने के इसी में है, रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन सब के सारे एंजाइम्स बनाने के इसी पर है। इसको क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टूडेंट्स प्लाज्मिड। कुछ बैक्टीरिया में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। हालांकि ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, ये भी सर्कुलर डीएनए है, बिल्कुल नॉर्मल डीएनए ही है, लेकिन सेल के लिए जरूरी नहीं है। तो फिर क्यों रखा है? यूं ही टाइम पास के लिए? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो एक बार, या चलो इसको यहीं लिख लेते हैं ना हम। लेट मी इरेज दिस। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम उसे यहीं लिखते हैं। So let's talk about plasmid now. Very very important structure. So next point, I think कौन सा point है ये? Point number हमने सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स लिखा, सेल वॉल लिखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा, मीसोजोम्स लिखा, फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात की थी, राइबोसोम की बात की थी, फिर उसके बाद में साइक्लोसिस की बात की थी, और फिर हमने बात की थी डीएनए की। सो इट शुड बी पॉइंट नंबर 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मिड। बताइए चलिए क्या लिखूं? डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड? डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बायोटेक्नोलॉजी 12th क्लास में, बहुत रोल पढ़ेंगे हम प्लाज्मिड्स का। डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर या लीनियर? बिल्कुल सर्कुलर डीएनए, लेकिन कैसा है? एक्स्ट्रा जेनेटिक। इसका जेनेटिक ऑफ बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा जेनेटिक। सो लेट मी राइट हियर कैसा डीएनए है। अब मैं एक वर्ड और ऐड करती हूं इसे हटा के, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा जेनेटिक। डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन सम बैक्टीरिया। सब में जरूरी नहीं है हो। न्यूक्लियोइड या जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, जेनेटिक डीएनए जो अभी हमने बात की, वो तो सब में होगा, पर ये नॉन जेनेटिक डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा जेनेटिक डीएनए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप इसको निकाल भी देंगे तो बैक्टीरिया की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज नॉन असेंशियल, या इसे निकाल दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, निकाला जा सकता है। डिस्पेंसिबल एलिमेंट क्वेश्चन आता है, जबकि जेनेटिक डीएनए असेंशियल है, नॉन डिस्पेंसिबल है। उसे हटा दिया तो बैक्टीरिया मर जाएगा। क्या काम है इसका? अच्छा पहले एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी डबल हो सकता है और ये भी अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, और वो कॉपीज बनाने के लिए इस पर डिपेंडेंट नहीं है। बाकी पूरा बैक्टीरियल सेल जेनेटिक डीएनए पे डिपेंडेंट होता है अपनी फॉर्मेशन के लिए, सब चीज के लिए, पर ये अपने रेप्लिकेशन के लिए इस पर डिपेंडेंट नहीं होता। और यही प्रॉपर्टी इसकी हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, यानी ये अपनी मल्टीपल कॉपीज इसी सेल के अंदर बना सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, खुद ऑटो रेप्लिकेशन, ऑटो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। तो अब मैं यहां पर लिखती हूं ये कैसा है, दिस इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, ऑटोनॉमसली या सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक डीएनए, incipient nucleus for its replication, for its duplication, for making its copies. Now कुछ बैक्टीरिया में ये मिलता है, ये क्या काम करता है? It is of following types. अब समझिए, कुछ बैक्टीरिया में ऐसा प्लाज्मिड मिलता है, देखो ये स्मॉलर है, इससे छोटा है, तो मैं यहाँ एक वर्ड और लिख देती हूँ, स्मॉल। कम जीन्स होंगे, स्मॉल। ऐसे स्पेशल जीन्स मिलते हैं जो बैक्टीरिया को तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हैं तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। वो जीन्स कुछ ऐसा एमआरएनए और उससे ऐसे प्रोटीन्स बनाएंगे कि एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। और हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होती है, वो मेडिसिन, वो ड्रग्स जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो
वैसे तो बैक्टीरिया की लाइफ उसके बिना रह हो सकती है, पर अगर ये प्लाज्मिड है ऐसा वाला, तो ऐसा प्रोटीन बनेगा जिससे कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या नाम दिया उस प्लाज्मिड को? उसे नाम दे दिया आर प्लाज्मिड या आर फैक्टर। आर फैक्टर क्या करेगा? ये प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ऐसे कई तरह के स्पेशल प्रॉपर्टीज ये दे देता है स्टूडेंट्स बैक्टीरिया को। स्पेशल प्रॉपर्टी जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक ऐसा प्लाज्मिड है जो, समझना, हम बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ये प्लांट है ना, कॉटन प्लांट है सपोज, या टोबैको प्लांट है, ये इसकी जड़ें हैं, ये सॉइल है। एक बैक्टीरिया रहता है सॉइल के अंदर जिसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन कहते हैं, इसका नाम है। इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड मिलता है वो कैसा प्लाज्मिड है कि ये बैक्टीरिया इस प्लांट की रूट के साथ जुड़ जाएगा। इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो प्लांट सेल के जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसा चेंज करेगा कि प्लांट सेल्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं जब सेल का एबनॉर्मल डिवीजन होता है तो क्या होता है? ग्रोथ हो जाती है, कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, गठान जैसी बन जाती है। तो वो इस तरह से करके गठान बनवा देगा। कॉटन में बड़ा कॉमन है, क्राउन गॉल डिजीज कर देता है, ये ट्यूमर कर देगा, यानी ये ट्यूमर को इंड्यूस कर सकता है। हमने बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया है इसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाने के लिए। कैसे हम पढ़ेंगे? सो टी प्लाज्मिड यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स, हम 12th में पढ़ेंगे, ये भी होते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग, टी। ऐसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग है एफ प्लाज्मिड, या जिसे सेक्स प्लाज्मिड भी बोलते हैं, सेक्स प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर। एफ फैक्टर ये क्या करता है समझिएगा। ये अगर प्रेजेंट है तो ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ करवाएगा, अच्छी बड़ी मोटी सी आउटग्रोथ। उस स्ट्रक्चर को हम सेक्स पिली बोलेंगे। अब समझना, जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, एक काम करते हैं हम, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करती हूँ, राइट। हम बात कर रहे हैं सेक्स फैक्टर की या सेक्स प्लाज्मिड की या एफ प्लाज्मिड की। एफ मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड। चलिए समझते हैं, मैं 3rd नंबर वाला बता रही हूं, एफ प्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड। सपोज करिए ये एक बैक्टीरिया है, मैं पूरा नहीं बना रही हूं, सेल वॉल वगैरह सब कुछ होगा। इसके पास एक तो ये इसका जेनेटिक डीएनए है और एक ये प्लाज्मिड है। और ये कौन सा प्लाज्मिड है इसके पास? सपोज एफ प्लाज्मिड है या एफ फैक्टर है। ये कुछ ऐसा डीएनए है, जीन्स है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटग्रोथ करवा देंगे ऐसे। इसे सेक्स पिलई बोलते हैं। तो क्या फॉर्म हो गई? सेक्स पिलई। सिंगल को पिलस कहते हैं, प्लूरल को पिलई कहते हैं, तो सेक्स पिलई लिख देती हूं मैं, सेक्स पिलई। एक बैक्टीरिया है जिसके पास ये नहीं है, उसके पास जेनेटिक मटेरियल तो है पर ये नहीं है, एफ फैक्टर या प्लाज्मिड एब्सेंट। अगर ये एब्सेंट है तो सेक्स पिलई भी नहीं बनेगा, नो सेक्स पिलई फॉर्मेशन। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसको डोनेट कर सकता है। एक्चुअली क्या होता है, इनके बीच में ना ये ट्यूब बन जाएगी, इसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। देखिए इस तरह से, ऐसे कॉन्जुगेशन ट्यूब। हम पढ़ेंगे इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में, बट रटना नहीं है कुछ भी, इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ आप, इन दोनों बैक्टीरिया में से डोनर बैक्टीरिया कौन सा है, जिसके पास एफ फैक्टर है या नहीं है? है। सो दिस इज डोनर। रिसिपिएंट कौन सा है, जिसने ट्यूब को रिसीव किया? ये वाला, दिस इज रिसिपिएंट। इसे एफ प्लस बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, इसे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया कह सकते हैं, और इसे
मेल बैक्टीरिया कहते हैं। दिस इज द मेल बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन आता है कि वैसे तो इसमें कोई XX XY ऐसा क्रोमोसोम तो है नहीं हमारी तरह, तो मेल बैक्टीरिया कौन से हैं जिनके पास F फैक्टर वाला प्लाज्मिड होता है। फीमेल बैक्टीरिया कौन से हैं जिनके पास में वो F प्लाज्मिड एब्सेंट होता है या रिसिपिएंट होते हैं या F नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से क्योंकि ये बैक्टीरिया में सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है, जेंडर को डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए हम इसे सेक्स फैक्टर या सेक्स प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? अब ये एक्चुअली दो फॉर्म्स में हो सकता है, समझना, F प्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड। एक तो फ्री फॉर्म में, जैसा हमने अभी देखा, ये फ्री है। फ्री मतलब ये अलग है, ये अलग है, राइट? सो फ्री का मतलब है नॉट एसोसिएटेड, उससे नहीं जुड़ा हुआ है, नॉट एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियोइड, जेनेटिक डीएनए से अलग है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बट कुछ बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे ये इसी से चिपका रहता है, जुड़ा रहता है, यानी कि इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियोइड, जेनेटिक डीएनए, फ्री नहीं है। ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं, ऐसे प्लाज्मिड को हम क्या कहेंगे? एपिजोम। यानी एपिजोम क्या है? क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है। एपिजोम का मतलब ऐसा F प्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड जो जेनेटिक डीएनए से चिपका हुआ है, उसे हम कहेंगे एपिजोम। और ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? बैक्टीरिया नोन एज सुपर मेल। देखो प्लाज्मिड तो है, तो मेल तो है, पर कैसा है? सुपर मेल या मेटा मेल। और इस सेल को हम कहते हैं हाइव HFR सेल। इसकी भी हम डिटेल्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जब हम कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो किस सेल के अंदर एपिजोम मिलेगा? HFR सेल्स के अंदर। ऐसे बैक्टीरिया को मेटामेल या सुपर मेल कहेंगे। सो बड़ा आसान है। फीमेल कौन सा बैक्टीरिया है जिसके पास में F फैक्टर वाला प्लाज्मिड नहीं है, उनमें पिलाई फॉर्मेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बनेगी, वो रिसीव करेंगे ट्यूब को F नेगेटिव फीमेल या रेसिपिएंट। और जिनके पास F प्लाज्मिड है वो मेल है, नॉर्मल मेल भी हो सकते हैं, और अगर जुड़ा हुआ है यानी एपिजोम के फॉर्म में है तो वो सुपर मेल या मेटामेल्स हो सकते हैं। प्लीज नोट दिस। सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम। इस तरह से बहुत सारे तरह के प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, और प्लाज्मिड्स की जो डिस्कवरी है वो की थी लेडरबर्ग ने। सो R प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड, F प्लाज्मिड, कई तरह के प्लाज्मिड्स होते हैं। सो मैं यहाँ पर एक नोट करके लिख देती हूँ दैट प्लाज्मिड्स दे वर डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग। लेडरबर्ग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और प्लाज्मिड्स क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। मतलब डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ही है, पर न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, मतलब न्यूक्लियोइड का पार्ट नहीं है। क्रोमोसोम, ट्रू क्रोमोसोम तो नहीं है यहाँ, हाँ फॉल्स क्रोमोसोम बोल सकते हो आप, क्योंकि डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ा हुआ है। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्लाज्मिड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज आउटग्रोथ्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटग्रोथ्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन ग्रोथ को हमने क्या कहा स्टूडेंट्स? मीसोसोम्स। आइए यहां देखते हैं। सो लेट अस रिमूव दिस। ये जो आउटग्रोथ्स है, ये देखिए दोनों ही पिलिन प्रोटीन की बनी है। इनमें से ये जो छोटी और पतली हैं, छोटी और पतली, इन्हें फिम्ब्री कहते हैं। सिंगल फिम्ब्रिया हो जाएगा, प्लूरल फिम्ब्री हो जाएगा। और जो मोटी बड़ी है इसे पिलाई प्लूरल हो जाएगा, और पिलस, मैं दोनों प्लूरल लिख देती हूँ, पिलस जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। तो जो छोटी, अब मैं इसको बनाती हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे, ऐसा कर देती हूँ। ये शॉर्टर है, मोर इन नंबर है, थिनर है, पतले हैं, दीज।
और जो मोटे हैं थोड़े से लंबे हैं वो पिलई हैं और कम है नंबर में। सो आउटग्रोथ्स में हम क्या लिख सकते हैं, फिम्ब्री, प्लूरल फिम्ब्रिया हो जाएगा, ई हट जाएगा, और पिलई प्लूरल पिलस हो जाएगा। नाउ लेट मी राइट द डिफरेंस। दिस इज थिन, थिनर, ये मोटा है, थिकर, ये छोटा है, स्मॉलर या शॉर्टर, ये थोड़ा सा बड़े हैं, लंबे हैं, लॉन्गर, मोटे हैं और लंबे हैं। और ये एक सेल में बहुत सारे होते हैं, 300 to 400 पर सेल, ये बहुत कम होते हैं, 1 to 5 पर सेल। एक पिलस तो अभी पढ़ा था ना हमने, सेक्स पिलई, वो तो कॉन्जुगेशन ट्यूब का काम कर रहा है, पर और भी पिलई होते हैं। क्या काम है आखिर इनका, चाहे फिम्ब्री हो चाहे पिली हो, दोनों ही पिलिन प्रोटीन के बने हैं, बोथ मेड ऑफ पिलिन प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिलिन प्रोटीन। तो फिम्ब्री भी पिलिन प्रोटीन का बना है और दोनों ही क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किसी सबस्ट्रेट पे अटैच होने में हेल्प करते हैं। सो बोथ हेल्प इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट। तो ध्यान रखिए, सभी पिलई सेक्स पिलई हुई ये जरूरी नहीं है, नॉर्मल पिलई भी हो सकते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। ये नॉर्मल वाले पिलई कौन बना रहा है, न्यूक्लियोइड, जो जेनेटिक मटेरियल वाला डीएनए है वो बना रहा है। जो सेक्स पिलई है वो कौन बनाएगा, प्लाज्मिड अगर प्रेजेंट है, एफ प्लाज्मिड, तो वो बनाएगा। बाकी दोनों ही पिलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, ये आउटग्रोथ्स हैं। नाउ इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, मीसोसोम्स, इनके अलावा कुछ स्टोरेज मटेरियल होता है जो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट है। ध्यान दीजिए, मेम्ब्रेन नहीं है, छोटी छोटी बॉडीज हैं, पर ट्रू मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ नहीं है। मेम्ब्रेन तो एक ही है, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ हो सकता है, इनमें फॉस्फेट भरा हुआ हो सकता है, इनमें लिपिड भरे हुए हो सकते हैं। इन सबको मिलाकर कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स इस पर, इंक्लूजन बॉडीज कहाँ मिलेंगी, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। आइए लिखते हैं नेक्स्ट, इंक्लूजन बॉडीज कहाँ मिलेंगी, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या काम है, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करते हैं, स्टोर रिजर्व मटेरियल्स। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में लिखा है, सेल कोई मेम्ब्रेन नहीं है इनके चारों तरफ, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब वो लाइपोप्रोटीन वाली मेम्ब्रेन, ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस ही है, सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इनके नाम अलग अलग दे दिए, मैं यहाँ कंटिन्यू करती हूँ। जैसे अगर वो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, हम उन्हें नाम दे देंगे अगर उनमें कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हो रहा है, राइट। सो व्हाट दे विल स्टोर, दे आर गोइंग टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर वो फॉस्फेट को स्टोर करते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया हुआ है पता नहीं कितनी बार, उसे वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स क्या स्टोर करेंगे, फॉस्फेट्स। कहाँ मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में। क्या है, इंक्लूजन बॉडीज हैं, दे स्टोर फॉस्फेट्स। सो विद दिस आज की क्लास में हमने क्या समझा, आज की क्लास में हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा कि कैसे मोनेरा को भी 16S rRNA को बनाने वाला जो जीन है उसके सीक्वेंसिंग की स्टडी के बेसिस पर आर्की बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट किया था। इस तरह से 6 किंगडम्स बने थे, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दी थी जिसमें 6 किंगडम्स इंक्लूडेड हैं। मोनेरा जिसमें सबसे सिंपल, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा अबंडेंट, फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ अर्थ। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स, ऑल आर प्रोकैरियोटिक, ऑल आर यूनिसेल्युलर। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलते हैं। इनमें एक सेल एनवेलप है जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स जो लूज थिन सिर्फ पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ हो सकता है, स्लाइमी लेयर, या
रिजिड, टफ, साथ में अमीनो एसिड्स भी हैं, ग्राम नेगेटिव में ज्यादा बनता है, कैप्सूल हो सकता है। सेकेंड, सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में नहीं है, बाकी सब में सेल वॉल मिलेगी। पेप्टाइडो ग्लाइकन्स की बनी है, यानी एक पेप्टाइड अमीनो एसिड का पार्ट है, और एक ग्लाइकन शुगर NAM एंड NAG, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये यूनिट्स हैं, कैसे जुड़ेंगी हम पढ़ेंगे आगे। थर्ड, ओनली मेम्ब्रेन विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल की तरह। सारे स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल की तरह है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाइपोप्रोटीन की बनी है, लिपिड की बाइलेयर विद प्रोटीन्स। इसकी इनफोल्डिंग्स को मीसोसोम्स बोलते हैं, एसोसिएटेड विद सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेटरी एंजाइम, सेल वॉल सिक्रीशन। इसकी आउटफोल्डिंग्स, आउटग्रोथ्स को फिम्ब्री या पिलई कहते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम मिलेंगे जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल नहीं मिलेगा। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी देता है कुछ बैक्टीरिया को, लाइक आर फैक्टर, एफ फैक्टर, टीआई फैक्टर एक्सेट्रा। इंक्लूजन बॉडीज मिलेंगे जो स्टोर करती हैं रिजर्व मटेरियल को, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, वॉल्यूटिन फॉस्फेट्स को, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स को। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए लाइन नेकेड इन द साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोइड इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रोक्रोमोसोम या जीनोफोर। और ये हिस्टोन के साथ कभी एसोसिएटेड नहीं होता, इसीलिए ट्रू क्रोमोसोम नहीं है, फॉल्स क्रोमोसोम है हम कह सकते हैं। यहां पर हमने बैक्टीरिया का, एक टिपिकल बैक्टीरिया का, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे इसकी न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन। अभी मैंने एक बात नहीं बताई आपको कि क्या बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। हमने कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं बनाया। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है, कुछ बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड है, कुछ में नहीं होता। जिनमें होता है वो बिल्कुल फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। जिन पे नहीं होता वो फिर हवा के धक्के से, वाटर करंट से, एयर करंट के थ्रू मूव करते हैं, खुद लोकोमोट नहीं कर सकते। सो एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर अभी हमारा बच गया है, और बहुत कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनके वेरियस शेप्स, एंड वील कंटिन्यू दिस जर्नी। थैंक यू।